सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तुमने कभी लिए ही नहीं, वो अपने आप हो गए और तुम्हें आज तक ये लगा कि तुम कंट्रोल में थे। सोचो अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां आलस की वजह से नहीं हुई, ना नॉलेज की कमी से, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक बहुत ही आरामदायक झूठ दिखाता रहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें वो झूठ सच लगता रहा क्योंकि वो स्मूथ था, फेमिलियर था और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुमने जिन चीजों पर भरोसा किया, जिन लोगों को स्मार्ट समझा, जिन फैसलों को राइट डिसीजन कहा, हो सकता है वो सब तुम्हारे नहीं थे, वो तुम्हारे दिमाग के ऑटोमेटिक सिस्टम के रिएक्शंस थे। और अगर ऐसा है तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें धोखा दे सकता है तो फिर तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ऐसी सच्चाई है जो देखने में सिंपल लगती है लेकिन समझ में आते ही तुम्हारी सोच, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारी पूरी जिंदगी को अनकंफर्टेबल बना देगी। और अगर तुम एंड तक रुके तो हो सकता है तुम पहली बार ये पहचान पाओ कि तुम्हारी जिंदगी असल में कौन चला रहा है, तुम या तुम्हारा दिमाग। पॉइंट नंबर 1, हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सोच समझकर करते हैं, लेकिन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की शुरुआत ही इसी भरोसे को तोड़ देती है, क्योंकि यहीं पर एक ऐसा सच सामने आता है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। वो ये कि इंसान जिंदगी के ज्यादातर फैसले सोचकर नहीं लेता, वो उन्हें अपने आप ले लेता है, बिना ये महसूस किए कि उसने कोई फैसला लिया भी है। हम इसे इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या समझदारी कह देते हैं, लेकिन असल में ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो हर समय बैकग्राउंड में चलता रहता है और हर चीज को तुरंत लेबल कर देता है, सही या गलत, सेफ या डेंजरस, आसान या मुश्किल। तुम किसी इंसान को देखते हो और कुछ सेकंड में ही तुम्हारे मन में उसकी इमेज बन जाती है, भरोसेमंद या नहीं, स्मार्ट या नहीं, और तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत लॉजिकली सोचा है, जबकि सच ये होता है कि दिमाग ने तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। यही फास्ट सिस्टम है जो बहुत तेज है, बहुत एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं, कभी डाउट नहीं करता, बस रिएक्ट करता है। यही सिस्टम तुम्हें दिन में सैकड़ों छोटे फैसलों से बचाता है, वरना हर चीज़ पर सोचना इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही फास्ट सिस्टम धीरे धीरे जिंदगी के बड़े फैसले भी अपने हाथ में लेने लगता है। तुम समझते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होती है। दिमाग का दूसरा सिस्टम भी होता है जो स्लो है, लॉजिकल है, जो रुक कर सोचता है, जो सवाल पूछता है कि क्या ये सच में सही है। लेकिन ये सिस्टम फ्री में काम नहीं करता, इसे फोकस चाहिए, इसे मेंटल एनर्जी चाहिए और सबसे बड़ी बात, इसे एफर्ट चाहिए। और दिमाग एफर्ट से बचना चाहता है क्योंकि दिमाग का बेसिक नेचर है एनर्जी सेव करना। दिन भर तुम छोटे छोटे डिसीजंस लेते रहते हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है, किस बात को इग्नोर करना है, और हर डिसीजन के साथ तुम्हारी मेंटल एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। शुरू में स्लो सिस्टम साथ देता है, लेकिन जैसे जैसे थकान बढ़ती है वो सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है और फास्ट सिस्टम फिर से आगे आ जाता है। यही वजह है कि जो चीज़ सुबह गलत लगती है वही रात तक ठीक लगने लगती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन दिन के शुरू में स्ट्रांग होता है और रात को टूट जाता है। और यही वजह है कि इंसान थकान के बाद वही गलती करता है जिसके बारे में वो खुद जानता है कि ये गलत है। यहाँ पर दिमाग एक और चाल चलता है। जब वो थका होता है तो वो उन बातों पर भरोसा करने लगता है जो आसान लगती हैं, जो फैमिलियर होती हैं, जो पहले से सुनी हुई होती हैं, जिन पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्मूथ बात सच जैसी लगने लगती है और जो बात सोचने पर मजबूर करे, जो अनकंफर्टेबल हो, उसे दिमाग रिजेक्ट कर देता है। इसी को किताब कॉग्निटिव ईज कहती है, जहाँ दिमाग उस चीज़ को सच मान लेता है जो उसे आराम देती है, न कि उस चीज़ को जो सच में सच हो। इसका उल्टा होता है कॉग्निटिव स्ट्रेन, जहाँ दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है और दिमाग नेचुरली उससे बचता है। यही वजह है कि कॉन्फिडेंट झूठ ज़्यादा बिलीवेबल लगता है, बार बार दोहराई गई बात सच जैसी लगने लगती है और कॉम्प्लेक्स रियलिटी से हम दूर भागते हैं। फिर हमें लगता है कि हमने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, जबकि असल में फास्ट सिस्टम पहले ही डिसीजन ले चुका होता है।
और स्लो सिस्टम बाद में बस उसे जस्टिफाई करता है ताकि हमें अपने ऊपर अच्छा फील होता रहे। और यही सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि हमें कभी लगता ही नहीं कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान इस पहले हिस्से को ठीक से नहीं समझता तो पूरी किताब उसे सिर्फ थ्योरी लगती है, क्योंकि जब तक ये साफ नहीं होता कि दिमाग कब ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहा है और कब कॉन्शियस मोड में, तब तक इंसान अपनी गलतियों को आदत, किस्मत या हालात का नाम देता रहता है, जबकि असल में ज़्यादातर गलतियां हालात की नहीं होती, वो सोचने की स्पीड की होती हैं। और यही समझ इस किताब की फाउंडेशन है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं पहचान पाते कि तुम्हारा दिमाग कब तुम्हारे लिए फैसला ले रहा है, तब तक तुम वही गलती अलग अलग नाम देकर बार बार दोहराते रहोगे। पॉइंट नंबर 2, यहीं से ये किताब सच में डेंजरस होना शुरू करती है, क्योंकि अब बात सिर्फ इस बात की नहीं रहती कि दिमाग तेज है या धीमा। अब बात यह हो जाती है कि दिमाग तेजी से गलत कैसे सोचता है और फिर उसी गलती को सही साबित करने के लिए खुद को कैसे धोखा देता है। दिमाग को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे हर हाल में क्लैरिटी चाहिए, भले ही वो क्लैरिटी झूठी ही क्यों ना हो। और इसी जल्दबाजी में दिमाग शॉर्टकट्स लेना शुरू कर देता है, जिन्हें ये किताब ह्यूरिस्टिक्स कहती है। ये शॉर्टकट्स सुनने में स्मार्ट लगते हैं, लेकिन यहीं से जिंदगी की सबसे महंगी गलतियां पैदा होती हैं। सोचो, जब तुम्हें कोई पहला नंबर दिखाया जाता है, कोई पहली कीमत, कोई पहली राय, तो तुम्हारा दिमाग चुपचाप उसी के आसपास घूमने लगता है, चाहे वो नंबर बिल्कुल रैंडम ही क्यों ना हो। पहली जानकारी दिमाग के लिए एक एंकर बन जाती है और उसके बाद आने वाली हर जानकारी उसी एंकर के हिसाब से जज होने लगती है। तुम्हें लगता है तुम कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन असल में तुम पहले से ही फंसे हुए होते हो। यही एंकरिंग इफेक्ट है, जहां पहली बात इतनी ताकतवर हो जाती है कि दिमाग बात की सच्चाई को भी उसी के चश्मे से देखने लगता है। और फिर दिमाग एक और चाल चलता है, जो चीज़ तुम्हें आसानी से याद आ जाती है वही तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। अगर कोई घटना बार बार सुनाई जाती है, बार बार दिखाई जाती है, तो दिमाग मान लेता है कि वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा रियल है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ ज़्यादा विजिबल होती है। यही अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है, जहां याददाश्त सच्चाई की जगह ले लेती है। दिमाग ये नहीं पूछता कि डेटा क्या कहता है, वो बस पूछता है कि मुझे अभी क्या याद आ रहा है। इसके बाद दिमाग स्टीरियोटाइप्स का सहारा लेता है। अगर कोई इंसान किसी तय इमेज में फिट हो रहा है, तो दिमाग मान लेता है कि वो वैसा ही होगा, बिना फैक्ट्स देखे, बिना प्रोबेबिलिटी समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट जाने। यही रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस है, जहां हम पैटर्न को सच मान लेते हैं। हमें लगता है हम लोगों को समझ रहे हैं, जबकि हम सिर्फ लेबल्स यूज कर रहे होते हैं। और ये लेबल्स जितने कॉन्फिडेंट होते हैं उतने ही डेंजरस होते हैं। यहीं पर एक और बड़ी गलती होती है। जब हमारे पास थोड़ा सा डेटा होता है तो दिमाग उसे ही पूरी कहानी मान लेता है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ रिजल्ट्स, और हम मान लेते हैं कि हमें पूरा सिस्टम समझ आ गया है। जबकि सच ये होता है कि छोटा डेटा अक्सर सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग होता है। इसे किताब लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स कहती है, जहां हम सोच लेते हैं कि चंद ऑब्जर्वेशंस ही पूरी रियलिटी एक्सप्लेन कर देते हैं। यही वजह है कि लोग कुछ लकी रिजल्ट्स देखकर खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, और यहीं से लक और स्किल का खेल शुरू होता है। जब कोई चीज़ कुछ बार सही हो जाती है तो दिमाग मान लेता है कि ये टैलेंट है, एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, जबकि कई बार वो सिर्फ चांस होता है। रिग्रेशन टू द मीन इसी भ्रम को तोड़ता है। जो एक्सट्रीम रिजल्ट होता है वो अक्सर अगली बार नॉर्मल की तरफ लौटता है, लेकिन दिमाग इस नेचुरल करेक्शन को समझ नहीं पाता। हम सक्सेस को स्किल और फेलियर को बैड लक कह देते हैं ताकि हमारी इमेज सेफ रहे। इन सब के ऊपर सबसे खतरनाक इल्यूजन बैठा होता है, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है हमें सब समझ आ गया है, हमें लगता है दुनिया सिंपल है, प्रेडिक्टेबल है, कंट्रोलेबल है। हम स्टोरीज बनाते हैं, कनेक्शंस जोड़ते हैं और फिर उन स्टोरीज पर खुद ही भरोसा करने लगते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जिंदगी कहीं ज़्यादा रैंडम है, कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हम जितना समझते हैं उससे कहीं कम समझते हैं। लेकिन दिमाग अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए वो समझ का इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। और यही इल्यूजन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब समझ आ गया है, तभी तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, तभी स्लो सिस्टम पूरी तरह साइड में चला जाता है, तभी फास्ट सिस्टम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टीयरिंग संभाल लेता है, और फिर तुम वही गलतियां करते हो पूरे भरोसे के साथ, ये सोचते हुए
कि इस बार तुम बिल्कुल सही हो। यही वजह है कि ये पार्ट सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देता है। ये तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि प्रॉब्लम दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग की शॉर्टकट्स हैं। और जब तक तुम इन शॉर्टकट्स को पहचानना नहीं सीखते, तब तक तुम सच को नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई स्टोरीज को जीते रहोगे। पॉइंट नंबर 3, इस हिस्से में किताब एक और अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है, और वो सच ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा धोखा उसकी कमजोरी नहीं देती, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस देता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंट रहो, खुद पर भरोसा रखो, लेकिन दिमाग के लिए कॉन्फिडेंस अक्सर एक सिग्नल बन जाता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है, स्लो सोच पीछे हट जाती है और फास्ट दिमाग पूरी ताकत से आगे आ जाता है। यही वजह है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग कई बार सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकते। दिमाग यहाँ एक आसान शॉर्टकट ले लेता है। अगर मुझे अपने जवाब पर भरोसा महसूस हो रहा है तो जवाब सही ही होगा, और यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस बायस पैदा होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंसान की पहचान का हिस्सा बन जाता है। इंसान अपने डिसीजन से ज्यादा अपने सेल्फ इमेज को बचाने लगता है। अगर कोई बात उसकी इमेज से मैच करती है तो दिमाग उसे सच मान लेता है, और अगर कोई बात उस इमेज को चैलेंज करती है तो दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। यहीं से इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी पैदा होती है, जहां हमें लगता है कि हमारी जानकारी, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपर्टीज फ्यूचर को समझने के लिए काफ़ी है। एक्सपर्ट्स भी इसी ट्रैप में फंसते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतना देख लिया है कि अब वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, जबकि रियलिटी ये है कि फ्यूचर बहुत हद तक रैंडम होता है। दिमाग रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन बना लेता है, और जब प्रेडिक्शन गलत होती है तो कहानी बदल दी जाती है। और जब कुछ हो जाता है तब दिमाग एक और खेल खेलता है। अचानक हमें लगने लगता है कि हमें तो पहले से पता था। हम कहते हैं, मुझे शुरू से एहसास था कि ऐसा ही होगा, जबकि सच ये होता है कि उस समय हमें कुछ भी साफ नहीं पता था। ये हाइंडसाइट बायस है, जहां दिमाग पास्ट को रीराइट कर देता है ताकि हमारी इमेज इंटैक्ट रहे। हम अपनी यादों को इस तरह बदल लेते हैं कि हमें लगे हम हमेशा सही थे। इससे हमें टेम्परेरी कंफर्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें सीखने से रोक देता है, क्योंकि अगर हमें पहले से सब पता था तो फिर गलती कहाँ हुई। इसी ईगो के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ी होती है, प्लानिंग फैलेसी। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हमें लगता है कि इस बार सब स्मूथ रहेगा, इस बार कोई डिले नहीं होगा, इस बार हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे। दिमाग फ्यूचर को हमेशा बेस्ट केस सिनारियो में देखता है। वो ऑब्स्टिकल्स को अंडर एस्टिमेट करता है और अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है। इसी वजह से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, गोल्स पूरे नहीं होते और प्लान्स टूट जाते हैं। लेकिन हर बार हम सोचते हैं कि गलती इस बार की सिचुएशन की थी, हमारी प्लानिंग की नहीं, और यही ऑप्टिमिज्म बायस को जन्म देता है। हम फ्यूचर को हमेशा रोजी देखना चाहते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल होती है। दिमाग पॉजिटिव स्टोरीज बनाता है ताकि एंग्जाइटी कम हो जाए। हमें लगता है कि बुरा दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं। हमें लगता है कि रिस्क हम मैनेज कर लेंगे, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये ऑप्टिमिज्म शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही ऑप्टिमिज्म हमें ब्लाइंड बना देता है। इन सारे बायसेस के बीच एक कॉमन चीज है, ईगो। ईगो को कंट्रोल पसंद है, ईगो को सर्टेनिटी पसंद है, ईगो को ये मानना पसंद नहीं कि बहुत कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर भी होता है। इसीलिए दिमाग कॉन्फिडेंस, प्रिडिक्शन और ऑप्टिमिज्म का सहारा लेता है, और जैसे जैसे ईगो मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे स्लो सोच और सवाल पूछने की क्षमता कम होती जाती है। इंसान कम गलतियां नहीं करता, वो बस अपनी गलतियों को देखना बंद कर देता है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग भी बार बार वही ट्रैप्स में फंसते हैं। उनकी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। और जब तक इंसान ये नहीं समझता कि कॉन्फिडेंस भी एक बायस हो सकता है, तब तक वो सबसे डेंजरस बायस से लड़ ही नहीं सकता। यहीं पर यह पाठ खत्म नहीं होता, बल्कि एक सवाल छोड़ देता है, अगर हमारा भरोसा ही हमें धोखा दे सकता है, तो फिर पैसे, रिस्क और नुकसान जैसे मामलों में हमारा दिमाग क्या क्या खेल खेलता होगा। और यहीं से किताब अगले हिस्से में और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, यहीं आकर किताब एक ऐसा सच बताती है जो पैसों से जुड़ी हमारी पूरी सोच को उलट देता है। क्योंकि अब
सवाल ये नहीं रहता कि हम स्मार्ट डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि जब बात पैसे, रिस्क और नुकसान की आती है तो हमारा दिमाग इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगता है। डैनियल कानेमन कहता है कि हम लॉस और गेन को बराबर नज़र से देखते ही नहीं हैं, भले ही दोनों का नंबर एक जैसा क्यों ना हो। दिमाग के लिए 100 रुपये कमाना और 100 रुपये खोना एक जैसी बात नहीं होती। 100 रुपये कमाने से जो खुशी मिलती है वो हल्की होती है, लेकिन 100 रुपये खोने से जो दर्द होता है वो कहीं ज्यादा तेज होता है। इसी अनइक्वल फीलिंग को प्रॉस्पेक्ट थ्योरी समझाती है। जहां पैसा नंबर नहीं रहता, वो इमोशन बन जाता है। यहीं से लॉस अवर्जन पैदा होता है। इंसान प्रॉफिट मिस कर सकता है, लेकिन लॉस अवॉइड करने के लिए वो लॉजिक भी छोड़ देता है। कई बार हम सिर्फ इसलिए गलत डिसीजन लेते हैं ताकि नुकसान महसूस ना करना पड़े। हम लॉस को टालने के लिए फ्यूचर का नुकसान एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मज़े की बात यह है कि हमें लगता है हम बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। असल में हमारा दिमाग पेन से भाग रहा होता है। लॉस का डर इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमें रिस्क लेने से नहीं, बल्कि सही रिस्क लेने से रोक देता है। जब रिस्क सामने आता है तो दिमाग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और कभी ज़रूरत से ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमें रिस्क समझ में नहीं आता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि रिस्क को फील करने का तरीका गलत होता है। दिमाग प्रोबेबिलिटी को नंबर की तरह नहीं देखता, वो प्रोबेबिलिटी को इमोशन की तरह फील करता है। छोटा सा चांस अगर ड्रामेटिक हो तो बड़ा लगने लगता है, और बड़ा चांस अगर बोरिंग हो तो छोटा लगने लगता है। इसी वजह से लोग लॉटरी जैसे रिस्क पर एक्साइटेड हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग इन्वेस्टमेंट से दूर भागते हैं। यहीं पर फ्रेमिंग इफेक्ट खेल में आता है। अगर वही एक बात प्रॉफिट के रूप में बताई जाए तो डिसीजन एक तरफ जाता है, और अगर उसी बात को लॉस के रूप में बताया जाए तो डिसीजन बिल्कुल उलट हो जाता है। दिमाग फैक्ट्स पर नहीं, प्रेजेंटेशन पर रिएक्ट करता है। इतना प्रॉफिट हो सकता है सुनकर जो डिसीजन लिया जाता है, वो इतना लॉस हो सकता है सुनकर बदल जाता है, जबकि रियलिटी दोनों में सेम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान स्टूपिड है, इसका मतलब ये है कि इंसान इमोशनल है, और दिमाग इमोशन के लेंस से रियलिटी को देखता है। इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड है। जब भी चॉइस सामने आती है, दिमाग फेयरनेस नहीं चाहता, क्लैरिटी नहीं चाहता, वो कंफर्ट चाहता है। उसे ऐसा डिसीजन चाहिए जिसमें रिग्रेट कम हो, पेन कम हो, और फ्यूचर में खुद को ब्लेम न करना पड़े। इसी वजह से कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो शॉर्ट टर्म में सेफ लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पीछे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक लॉस होता है, बस वो दिखता नहीं है। यहीं से पैसे की साइकोलॉजी समझ में आती है। पैसा हमें इरेशनल नहीं बनाता, पैसा बस हमारे दिमाग की इरेशनैलिटी को बाहर ले आता है। जब इमोशंस स्ट्रांग होते हैं तो फास्ट सिस्टम पूरी ताकत से कंट्रोल ले लेता है, और स्लो सिस्टम जो कैलकुलेशन कर सकता था, जो बैलेंस देख सकता था, जो लॉन्ग टर्म सोच सकता था, वो क्वाइटली साइड में चला जाता है। और बाद में हम अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं, ये कहकर कि उस समय यही सही लग रहा था। और यही इस हिस्से का सबसे अनकंफर्टेबल सच है। ज़्यादातर फाइनेंशियल मिस्टेक्स नॉलेज की कमी से नहीं होती, वो फीलिंग की वजह से होती हैं। हम नंबर्स के खिलाफ नहीं हारते, हम अपने ही दिमाग के इमोशनल रिएक्शंस के खिलाफ हार जाते हैं। जब तक ये समझ नहीं आता कि लॉस, रिस्क और चॉइस हमारे दिमाग में कैसे डिस्टॉर्ट होते हैं, तब तक पैसा हमारे लिए टूल नहीं बनता, वो डर और रिग्रेट का सोर्स बना रहता है। और यहीं पर किताब एक और सवाल छोड़ देती है। अगर हम पैसों के फैसले भी अपनी फीलिंग्स के आधार पर ले रहे हैं, तो फिर खुशी, यादें और जिंदगी को जज करते समय हमारा दिमाग क्या खेल खेलता होगा? यही सवाल अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां बात पैसों से आगे निकलकर जिंदगी के अनुभव और यादों तक पहुंच जाती है। पॉइंट नंबर 5, यहीं आकर ये किताब सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्योंकि अब बात दिमाग की ट्रिक्स या पैसे के डिसीजंस की नहीं रह जाती, अब बात सीधे जिंदगी की हो जाती है। डैनियल कानेमन कहता है कि हम ये मानकर जीते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी को जज कोई और करता है। हमारे अंदर 2 अलग अलग सेल्व्स होती हैं, एक जो हर पल जी रही होती है, जो अभी इस वक्त महसूस कर रही होती है, जिसे एक्सपीरियंसिंग सेल्फ कहा जाता है, और दूसरी जो बाद में उस जिंदगी की कहानी बनाती है, उसे यादों में बदलती है और फैसला सुनाती है कि जिंदगी अच्छी थी या बुरी।
उसे रिमेंबरिंग सेल्फ कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले उसी रिमेंबरिंग सेल्फ के हाथ में होते हैं, जो असल में उस पल को जी ही नहीं रही होती। जब तुम किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हो, उस समय तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ सच में फील करता है। खुशी, दर्द, बोर्डम, टेंशन, सब कुछ रियल होता है। लेकिन जैसे ही वो पल गुजर जाता है, रिमेंबरिंग सेल्फ उसे दोबारा लिखना शुरू कर देता है। वो पूरे एक्सपीरियंस को नहीं देखता, वो सिर्फ दो चीजें पकड़ता है, सबसे इंटेंस मोमेंट और आखिर में कैसा लगा। इसी को पीक एंड रूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर बीच का पूरा एक्सपीरियंस एवरेज रहा हो, लेकिन पीक स्ट्रांग हो और एंड अच्छा हो, तो मेमोरी उसे अच्छा एक्सपीरियंस बना देती है। और अगर एंड खराब हो जाए तो पूरी जर्नी बेकार लगने लगती है, भले ही ज्यादातर समय सब ठीक ही क्यों न रहा हो। यहीं से दर्द और सुख की सबसे अजीब सच्चाई सामने आती है। जिस वक्त दर्द होता है, उस वक्त एक्सपीरियंसिंग सेल्फ सच में सफर करता है, लेकिन रिमेंबरिंग सेल्फ उस दर्द की ड्यूरेशन को नहीं, उसकी स्टोरी को याद रखता है। अगर दर्द धीरे धीरे खत्म हुआ तो मेमोरी उसे कम पेनफुल बना देती है, और अगर सुख अचानक खत्म हो गया तो मेमोरी पूरे सुख को छोटा कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि दिमाग रियलिटी को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उसे एडिट करता है। और यही एडिटिंग हमारी खुशी के बारे में हमारी सोच को डिस्टॉर्ट कर देती है। हम ये नहीं पूछते कि मैं रोज कैसा महसूस करता हूँ, हम ये पूछते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी है। और ये दोनों सवाल एक जैसे नहीं हैं। कई बार इंसान रोज सफर कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्टोरी अच्छी होती है, और कई बार इंसान रोज ठीक महसूस कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्टोरी उसे अनहैप्पी लगती है। इसी गैप से लाइफ सेटिस्फैक्शन इल्यूजन पैदा होती है। हमें लगता है कि हम खुश हैं या दुखी हैं, जबकि असल में हम अपने करंट मूड, रीसेंट मेमोरी और अपनी स्टोरी के आधार पर पूरी जिंदगी को जज कर रहे होते हैं। इस हिस्से का सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि हम अक्सर ऐसी जिंदगी चुनते हैं जो यादों में अच्छी लगे, न कि ऐसी जिंदगी जो रोज जीने में अच्छी हो। हम स्टेटस, अचीवमेंट और इमेज को इसलिए चुनते हैं ताकि रिमेंबरिंग सेल्फ फ्यूचर में ये कह सके कि मैंने सही किया, और एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो रोज उस चॉइस के साथ जी रहा होता है, उसकी आवाज धीरे धीरे दब जाती है। हम कन्वीनियंस को हैप्पीनेस समझ लेते हैं और वैलिडेशन को सेटिस्फैक्शन। यहीं पर किताब चुपचाप एक आखिरी सवाल छोड़ देती है। अगर तुम्हारी यादें तुम्हारी जिंदगी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे डेली एक्सपीरियंस से अलग है, तो फिर असल में तुम्हारी जिंदगी कौन जी रहा है? वो सेल्फ जो हर दिन महसूस कर रहा है, या वो सेल्फ जो बाद में बैठकर कहानी बना रहा है? और अगर दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, तो तुम किसे सुन रहे हो? यहीं पर पूरी किताब का सर्कल पूरा होता है। शुरुआत फास्ट और स्लो सोच से हुई थी, शॉर्टकट्स और ईगो से गुजरी थी, पैसे और लॉस तक पहुंची थी, और आखिर में इस सवाल पर आकर रुक जाती है कि खुशी क्या सच में वो है जो हम जीते हैं, या वो जो हम याद रखते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाती, वो बस तुम्हें ये दिखा देती है कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी उसी दिमाग से निकलते हैं जो तुम्हारी यादों को एडिट करता है। और अगर यादें एडिट हो सकती हैं, तो शायद खुशी भी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हमें लगती है। और यही एहसास इस किताब को सिर्फ एक साइकोलॉजी बुक नहीं रहने देता, बल्कि एक आईना बना देता है, जिसमें देखकर इंसान पहली बार खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से पर तुम्हें एक पल के लिए भी ये लगा कि ये बात मेरे साथ हो चुकी है, या ये तो मैं रोज करता हूँ, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, समझ आया। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है, उसी दिन से वो रिपीट होना बंद होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, बल्कि बार बार याद रखने के लिए थीं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ये दिमाग के उस हिस्से तक भी पहुंच जाए जो रोज बिना सोचे फैसले लेता है। और अगर तुम नहीं चाहते कि अगली बार भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए डिसीजन ले ले, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर अगली वीडियो उसी ऑटोमेटिक सोच को चैलेंज करेगी, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर। ये चैनल मोटिवेशन नहीं देगा, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन अगर तुम एंड तक रुके हो, तो शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि ग्रोथ आराम से नहीं आती, वो सवालों से आती है।